गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस अध्याय को संपूर्ण करने वाले हैं, यानी प्रारंभ हो चुका था, अब इसका प्रारब्ध है आज। पाठ का नाम है रासायनिक अभिकरण एवं समीकरण। प्रश्न 7 तक हम लोगों ने हल कर दिया था। अब हम प्रश्न 8वें पे आते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ए है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ये आपस में अभिक्रिया करता है और जो उत्पाद बनता है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। चलिए इसको करते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अच्छा, ये आता किसमें अभी बता रहे हैं। 2 KBr प्लस BaL2, ठीक है, I2 आयोडीन। I2 ये बनाएगा, क्या पूछ रहा है, ये बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड, ये बना रहा है के पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है Br2, BaBr2 बनाएगा। ये द्विविस्थापन विधि है। देखिए इसमें के और उधर का आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन एक हुआ, एक उत्पाद बना, और फिर इधर से इसने Br उठाया और उधर से उसने Ba उठाया, यानी कि इधर से बेरियम उठाया उधर से ब्रोमाइड उठाया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना है ना। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा पूछ रहा है जिंक कार्बोनेट, ये सॉलिड है। ये जब अभिक्रिया करता है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ये वियोजित होता है, यानी कि जिंक कार्बोनेट वियोजित होता है। अब वियोजन आप पढ़ना। ये वियोजित होकर क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी उत्सर्जित हो जाती है, यानी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हो जाती है। तो ये है, ये आया आपका जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट ये जब वियोजित होता है तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ये आपकी गैस उत्सर्जित हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया, सीधे सीधे वियोजित हुई है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत माना जाएगा। वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आते हैं सी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ये दोनों गैसें हैं, ये दोनों गैसें मिलकर बनाती हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए ये दो अलग अलग उत्पाद, अलग अलग आपके गैसेस हैं, और ये उत्पाद क्या बनाती हैं, केवल एक उत्पाद बनाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका H2। इस अभिक्रिया का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं, तब तक मैं लिख रहा हूँ। H2 प्लस Cl2, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ सही, चलिए बता रहे 2HCl। चलिए ये नहीं, ये आएगा सही है, ये आएगा संयोजन, क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न उत्पाद
अभिक्रिया करके एक उत्पाद बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, बेरियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोलिक अम्ल, ये मिलके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन आपकी उत्सर्जित होती है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोलिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोलिक अम्ल 2HCl, ये क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड तो पेस्ट ही होता है, प्लस इसकी गैस निकलेगी, ये गैस निकल जाएगी H2 हाइड्रोजन। ये विस्थापन प्रक्रिया है। इसमें से Cl ने Mg से अपना कांटेक्ट कर लिया और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो इसे सीधे सीधे आप विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। अब प्रश्न 9 पे आते हैं। प्रश्न 9 क्या पूछ रहा है? ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? देखिए, उदाहरण भी बताएंगे। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसमें उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, नोट करते रहिए। उदाहरण है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गर्मी उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा जो सोख लेता है। ऊष्मा शोषी में जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका उदाहरण आएगा, इसका उदाहरण आएगा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये ऊष्मा में जब, यानी कि जब इनका दहन होगा, नाइट्रोक्साइड। अब 10वें प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। यानी सांस लेने को ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन वाली प्रक्रिया क्यों कहते हैं? चलिए वो भी बताते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। हमने शुरुआत में बताया था आपसे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे बड़ी मात्रा में उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर के काम आती है। हमारा शरीर कैसे चलता है? ऊर्जा से ही चलता है। अब देखिए, इसका सूत्र आप लिख लीजिएगा। सूत्र है C6H12O6। ठीक है, ये है ग्लूकोज का, याद कर लीजिएगा ग्लूकोज का। इसमें ऑक्सीजन, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो 6O2, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करती है, प्लस पानी, शरीर के लिए जो आवश्यक पानी होता है वो बनाती है लिक्विड, प्लस में ऊर्जा ये उत्पन्न करती है शरीर के लिए। तो जब ये सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ये ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड
सांस जब वापस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और पानी अंदर बनता है तथा ऊर्जा का संचार होता है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। समीकरण दोनों के लिखने पड़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। अभी ऊपर हमने उदाहरण में देखा ही है कि आपका जिंक का कार्बोनेट जो है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला था, प्रश्न 8 में का भी। और फिर तत्पश्चात 8वें का सी में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बने थे। ये संयोजन अभिक्रिया थी। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब एकल पदार्थ देता है तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अब चलिए इसका हम उदाहरण बता देते हैं। CO3 बुझा हुआ चूना, ऊष्मा, जब इसको जलाएंगे यानी पानी देंगे ऊष्मा उत्पन्न करेगी। फिर ये जो है CaO प्लस CO2 ये गैस का, यानी कि ये दो पदार्थ उत्पन्न करती है। फिर संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, CaO ये सॉलिड होता है प्लस H2O ये अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक पेस्ट बनाते हैं। ये हो गया। अब प्रश्न 11वां आपका संपूर्ण हो गया है। अब हम आएंगे प्रश्न 12वें की तरफ। कुल 20 प्रश्न हैं, 12वें पे हम पहुंच चुके हैं। चलिए, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊर्जा प्रकाश व विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो पहला ऊष्मा से, ठीक है, ऊर्जा किससे प्रदान की जाती है? पहला है ऊष्मा से। तो CO3 इसमें ऊष्मा बड़ा ऊष्मा दी जाती है तो ये पदार्थ बनता है CaO प्लस CO2। ठीक है। दूसरा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ये आ गया 2AgCl। इस पे जब हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो ये बनाएगा 2Ag प्लस Cl2। ठीक है। अब तीसरा हम विद्युत से क्या होता है, तो विद्युत वाला है ये पानी से करेंगे। ऑक्सीजन इसमें और हाइड्रोजन, दोनों गैसें अलग अलग निकलेंगी विद्युत से।
मतलब दोनों गैसें अलग हो जाएंगी। ये सारी वियोजन अभिक्रियाएं हैं। एक उत्पाद होता है, उससे दो उत्पाद का उत्पादन होता है। एक तत्व होता है, उससे दो उत्पादों का उत्पादन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन 13, प्रश्न 13 पे। यह है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया प्रथम है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख लें। उसका उदाहरण है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये जिंक सल्फेट में, और फिर कॉपर आपका ये कॉपर विस्थापित हो जाता है। जिंक सल्फेट निकलता है और कॉपर को ये विस्थापित कर देता है। यहाँ पे जिंक अलग था, फिर जिंक ने तुरंत आप SO4 से सल्फेट से अभिक्रिया कर ली, उसको अपने साथ मिला लिया और कॉपर को बाहर कर दिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। द्विविस्थापन किसे कहते हैं? तो द्विविस्थापन में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान हो जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, ये 2 होगा, क्लोराइड 2। ये जाके बनता क्या है? BaSO4, उसका उससे हो गया, उसका उत्पाद बन गया Ba बेरियम सल्फेट। और दूसरा जाके क्या बनता है उत्पाद? 2Na सोडियम क्लोराइड, यानी 2NaCl बनता है। दूसरा उत्पाद क्या बनता है? 2NaCl। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 14 नंबरवें प्रश्न पर। ये पूछ रहा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। ठीक, सही है। इस प्रक्रिया के लिए अब क्रिया लिखिए। चलिए, आपने पूछा, हमने लिख दिया सरकार, बच्चे भी लिख लेंगे। पूछ रहा है सिल्वर नाइट्रेट 2Ag सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कॉपर नाइट्रेट CuNO3, और ये सॉलिड में सिल्वर को यानी चांदी को बाहर कर रहे हैं। ये है इसका समीकरण, ये आया इसका 2AgNO3 प्लस Cu। ये जो अभिक्रिया करते हैं तो इससे उत्पाद क्या बनता है? CuNO3 2 प्लस में 2Ag। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या है 15। तो ये है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है, मतलब उसका विलय नहीं हो सकता है, ऐसा लवण जब प्राप्त हो जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, नोट करते जाइएगा। Na2CO3, कैल्शियम क्लोराइड, ये अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड
कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में 2Na यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये अविलय जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो हुआ ये अविलय हुआ, ये किसी से विलयन नहीं हो सकता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। Na2CO3 प्लस CaOH CaCl2, ये जो बनता है जाके CaCO3 प्लस 2NaCl। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न है आपका। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण देने भैया, अपचयन, उपचयन और अपचयन। तो पहले हम उपचयन अपक्रिया के विषय में समझते हैं। जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन कहलाता है। पहला देखते हैं इसका उदाहरण। ऑक्सीजन का योग हो रहा है या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं ऊष्मीय, तो ये ऊष्मा उत्पन्न होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हो गया मैग्नीशियम से। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम तुरंत ऑक्सीकृत हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करा लेते हैं, कॉपर प्लस, ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन, ये अपक्रिया आपस में करेगा कॉपर ऑक्साइड। इसमें भी क्या होता है, ये कॉपर ऑक्सीकृत होकर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। अब अपचयन अभिक्रिया के विषय में समझते हैं। इसमें ठीक उल्टा हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन का योग बनता है अपचयन में। इसका हम उदाहरण देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड, ये जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है इसको चलाया जाता है, दहन। इसे जब दहन करेंगे तो ये आपका बनेगा कॉपर प्लस पानी। अब इसमें बताइए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो गया भाई ऑक्सीजन के साथ, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही कॉपर के साथ दूसरा देख लेते हैं, उदाहरण 2। जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ जब संयोजित करते हैं तो अभिक्रिया कराते हैं, क्या होता है, जिंक अलग हो गया और ऑक्सीजन जो है जिंक ऑक्साइड से अपचयित होकर जिंक प्राप्त हो गया। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था और कार्बन से जब वो हुआ तो जिंक ऑक्साइड अपचयित हो गया। इसने अपने ऑक्सीजन का ह्रास कर दिया, ऑक्सीजन का इसमें ह्रास हो गया जिंक से, तो ये अपचयित अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न 7वें पे आते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, जिसे हम X कहा जाता है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X तथा उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ऊपर पढ़ाया जा चुका है आपको,
भूरे रंग का चमकदार तत्व क्या होता है? ये कापर होता है। ये जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उस पर कापर ऑक्साइड की गर्म काली चद्दर चढ़ जाती है, तो वो काले रंग का हो जाता है। कापर को गर्म करने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। देखिए, भूरे रंग का तत्व है, भूरे रंग का तत्व और ये इस पे कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है, Cu+O2। ये जब इनको गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, ये जो कि काला होता है। प्रश्न 8वें पे आते हैं, 18वें पे आते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लगभग लगभग हर दूसरे साल रिपीट हो जाता है। लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि ये उनमें जंग लगने से रोकता है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार जंग नहीं लगता। लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि यह उनमें जंग लगने से रोकता है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है, इस प्रकार 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाले थैलियों पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर इसका ये है, खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने वाले थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि उनका उपचयन ना हो, यानी खाद्य सामग्रियाँ खराब ना पड़े। जो आपके क्रैक्स वगैरह होते हैं, कुरकुरे, टकाटक, ये सारी चीज़ों में कि जो गैसें भरी होती हैं वो नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से वो आपके ख़राब नहीं होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा देर तक, जैसे आप कोई सामग्री लेके आए, दाल मोट या कोई चीज़, नमकीन वगैरह, क्रैक्स वगैरह, तो उसमें जब आपने खोल के रख दिया, अगर 2 से 3 मिनट अगर वो रखा रह गया खुला, तो वो धीरे धीरे मुलायम होने लगता है उसके अंदर का पदार्थ, तो ये अपचयन होने लगता है, जो कि ना हो, जिसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्रश्न 20वां है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अंतिम प्रश्न है ये। पहला है संक्षारण। संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, यानी कि जब नमी वगैरह के या अम्ल हो कोई, तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, जो आपकी पायल वगैरह कभी देखी होगी आपने, काली पड़ जाती है। या तांबे का लोटा होता है, तांबे का गिलास है, तो उस पे जो है हरी हरी परत चढ़ जाती है, काई टाइप की। तो ये ही संक्षारण के उदाहरण है। लोहे को हम लेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे हम, 4Fe+3, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, प्लस नमी भी आ गई इसमें, तो ये फिर एक ऑक्सीट्रेट, डॉट, ये काई टाइप की जम जाती है। तो ये देखिए, 4Fe+2 3O2
प्लस H2O यानी ऑक्सीजन हो पानी के साथ संपर्क करने पर ये एक पदार्थ जो बना 2Fe2O3NH2O जंग। दूसरा है विकृति गंधिता। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृति गंधी हो जाते हैं। इसमें कोई सूत्र आपको नहीं लिखना है, सीधा सीधा आपको लिख देना है। उदाहरण में जैसे मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद और गंध दोनों परिवर्तित हो जाता है। तो ये रहा आपका अध्याय समापन। अब सामूहिक क्रियाकलाप में आप विद्यालय के लैब में जाइए, 4 बीकर लेकर उसमें ABCD अंकित कीजिए। ABC में 25 ml जल लीजिए, फिर D में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। आपके विद्यालय में होना चाहिए, होता जरूर से होगा। पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, निर्जल कॉपर सल्फेट, लोहे के छीलन को 2 स्पैचुला के परिणाम में बराबर क्रमशः ABC तथा D बीकर में अलग अलग डालकर उसे हिलाइए। अंत में प्रत्येक मिश्रण का तापमान मापकर उसे नोट कीजिए। पता लगाइए कि इसमें कौन सी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं तथा कौन सी ऊष्मा शोषी हैं, यानी कौन सी अभिक्रिया में पदार्थ जो है उत्पाद आपका गर्म हो गया, परिक नली गर्म हो गई, कौन से में ठंडी हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय के लिए हम कल उपस्थित होंगे। नमस्कार।